दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र पार्ट 1 है, वैदिक काल, जो कि एंशियंट हिस्ट्री पर आधारित है। प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग देख रहे हैं वैदिक काल, और इसको चूंकि 2 पार्टों में कवर करना है। एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपके क्वेश्चन चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरओआरओ हो, या टीजीटी हो, या पीजीटी हो, सभी में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग प्रिपरेशन, किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे आरओआरओ हो, चाहे बीपीएससी हो, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा आर शब्द इंगित करता है। ये आर शब्द क्या इंगित करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शन में से आपका जो श्रेष्ठ और राइट आंसर है वो है डी विकल्प, श्रेष्ठ वंश को। अर्थात आर शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। और दोस्तों, इससे पहले जो है एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह जो है महेश बर्णवाल की पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। चूंकि वह एनसीईआरटी वन लाइनर देखने के बाद हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको एमसीक्यू दे रहे हैं, ताकि वन लाइनर जो है आपका कंप्लीट हो, और साथ साथ एमसीक्यू करें, और आप पूर्ण दृढ़ता के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर शब्द का क्या अर्थ था? तो क्लासिकीय संस्कृति में जो आर शब्द का अर्थ था वो था एक उत्तम व्यक्ति। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने आप को आंकते रहिए और अपने आप को चेक करते रहिए कि आप कितना प्रिपेयर हैं। और चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो आपका सेकंड नंबर का डी विकल्प सही, एक उत्तम व्यक्ति जो है एक क्लास की संस्कृति में आर शब्द का अर्थ इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे पुराना वेद 4 वेदों में जो दिया हुआ है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, 3 नंबर का। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि त्रयी नाम है। त्रयी नाम ये किससे संबंधित है? तो त्रयी नाम ही संबंधित है 3 वेदों। 3 वेदों को त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प है, 3 वेदों के नाम को त्रयी के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है। और उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर कह रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण, ध्यान रखिएगा, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। यानी ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले वर्ण शब्द जो है इंगित किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प सही है, ऋग्वेद। अपने आप को भी आंकते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना है, जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह न देखे हों, प्ले लिस्ट पर जा करके सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, हर टॉपिक की अलग अलग, और छोटे छोटे वीडियो हैं, आप टॉपिक वाइज और लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त जो है ये मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था में संबंधित जो पुरुष सूक्त है वह मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का सी विकल्प सही है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। 6 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है। ए है अथर्ववेद, बी है ईश्वर की महिमा, और जो है बी जो कह रहा है ऋग्वेद में बलिदान विधि, और इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। यजुर्वेद में क्या होता था? औषधियों से संबंधित, और सामवेद जो है ये संगीत में जो है वेद था। तो अब इसमें हमें जो है मैच कराना है। तो इसमें ये देखना है कि जो अथर्ववेद है ये अथर्ववेद संबंधित है किससे? तो अथर्ववेद का जो संबंध है वह संबंध है औषधियों से संबंधित है। तो ए का हो गया 3। और जो दूसरा कह रहा है यजुर्वेद में क्या होता था? तो यजुर्वेद में जो है ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में
ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो एक ए का हो गया 3 औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद, और बी जो संबंधित है ऋग्वेद, इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। और सामवेद दोस्तों संगीत का वेद है। तो डी का हो गया 4। और इस हिसाब से यदि देखते हैं तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 एक कोट के रूप में चुनना है। तो 3 1 2 4 ए विकल्प सही है। इसका राइट ऑप्शन है 3 1 2 4। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। 8 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। तो सूची ए में दिया हुआ है एक तरफ जो है सारे वेद दिए हुए हैं, और सूची सेकंड में कौन वेद किससे संबंधित है ये दिया हुआ। जैसे ऋग्वेद का जो संबंध है वो प्रार्थनाओं और जो है स्रोत से संबंधित है। स्रोत यानी श्लोक और प्रार्थनाओं से संबंधित है। तो स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं ये ऋग्वेद से संबंधित है, यानी ये का हो गया 4। यजुर्वेद का जो संबंध है वो है स्त्रोत एवं कर्मकांड, कर्मकांड से संबंधित है ये यजुर्वेद। सामवेद का जो संबंध है ये संगीत से रिलेटेड है। तो सामवेद ये संगीतमय स्त्रोत है। और अथर्ववेद का जो संबंध है वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है, यानी तो डी का हो गया 3। इस हिसाब से यदि देखते हैं 8 नंबर में तो 4 2 1 3 यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी बनते हैं, और मैचिंग वाले तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके आरओ यूपीपीसीएस में पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपके वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बनते भी हैं क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें। और आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा है कि जादुई माया और वशीकरण का जो संबंध है वह संबंध है जो है अथर्ववेद से। उसका संबंध किससे है? ना तो ऋग्वेद से है, ना यजुर्वेद से है, ना सामवेद से है। उसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प होगा। 9 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं। तो ऋग्वेद में यदि ऋचाओं की बात करें तो इसमें 4 में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में जो ऋचाओं की अगर बात करें तो ऋग्वेद में ऋचाएं होती हैं 10,552 ऋचाएं हैं, या आप उनको मंत्र कह सकते हैं या आप उन्हें श्लोक कह सकते हैं। तो अगर फिलहाल ये देखा जाए तो ऋचाएं इसमें नहीं है। फिलहाल ऋग्वेद में अगर हम सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। उस दृष्टि से आपका विकल्प 10 नंबर का ए विकल्प सही हो सकता है। तो वैसे देखा जाए ऋग्वेद में जो है सूक्त कितने हैं तो 1028 सूक्त हैं, और ऋचाओं की अगर बात करें तो 10,552 ऋचाएं हैं, जो कि इसमें जो है एक भी विकल्प सही नहीं है। तो और अगर सूक्त की बात करें तो सूक्त जो है 1028 सूक्त होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 का ए विकल्प सही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन है, या कथाओं का संकलन है, या शब्दों का संकलन है, या युद्ध का संकलन है। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है, अर्थात 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, स्तोत्रों का संकलन। और उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में जो है वेद दिए हुए हैं, और सूची सेकंड में उस वेद का उपवेद जो है इसके जो है अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें जो है मैच कराना है। जैसे ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का जो संबंध है वो ऐतरेय कहा जाता है, अर्थात ऋग्वेद का जो वाचन करता है उसे ऐतरेय के नाम से जाना जाता है। और सामवेद को पंचविश के नाम से संबोधित किया गया है। और अथर्ववेद का जो संबंध है वो अथर्ववेद का संबंध है गोपथ। अथर्ववेद का संबंध गोपथ, और यजुर्वेद इस शतपथ ब्राह्मण है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 3 4 1 और 2। उसके बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ये आपको बताना है कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका ऐतरेयन ब्राह्मण है। तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का ए विकल्प सही है। अरे जो है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेयन ब्राह्मण है। तो 13 नंबर का ए विकल्प सही है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये संबंधित है अथर्ववेद से। तो राइट ऑप्शन 14 नंबर का सी विकल्प सही है, जो है अथर्ववेद। अपने आप को भी दोस्तों आंकते रहिए, और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह ना देखे हो वो प्लेलिस्ट पे जाकर के पूरी बुक कंप्लीट है। सब के टॉपिक अलग अलग की प्लेलिस्ट बनी हुई, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो या जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, या जो है हिस्ट्री में अगर बात करें तो मॉडर्न और एंशियंट और मिडवल, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है और सब में छोटे छोटे वीडियो हैं ऑनलाइनर, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद इसे जब आप करेंगे तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आप बड़े ही आसानी से, चूंकि जो जो चैप्टर उसमें कंप्लीट है उसी उसी चैप्टर के आपके यहाँ टॉपिक आ रहे हैं घटना चक्र के। तो 15 नंबर आप लोगों ने देखा होगा, 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, नौवां मंडल। अर्थात कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। जो सोम को समर्पित है वो नौवां मंडल समर्पित है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वो पूर्णतया किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वह पूर्णतया सोम और इस पर नामकृत देवता, अर्थात डी विकल्प इसका जो है सही होगा, सोम देवता को पूर्णतया समर्पित है। तो राइट ऑप्शन सोम और इस पे पर नामाकृत देवता का जो है समर्पित है। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ये चलता है जो है यजुर्वेद से। अर्थात राइट ऑप्शन 17 नंबर का डी विकल्प सही है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका संबंध यजुर्वेद से हमें पता चलता है। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये आपको बताना है। और 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों बी विकल्प सही है, सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। 18 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये दोस्तों मिले हुए हैं आपके अंतरंजी खेड़ा से। राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है, अंतरंजी खेड़ा से भारत में जो है खुदाई से लौह धातु के प्रचलन जो है प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो 19 नंबर का जो है राइट ऑप्शन बी विकल्प है, अंतरंजी खेड़ा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उपनिषद पुस्तकें हैं वह आधारित हैं दर्शन पर। राइट ऑप्शन 20 नंबर का डी विकल्प सही है, दर्शन पर यह आधारित है। और 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह दोस्तों है दर्शन, अर्थात उपनिषद जो है ये दर्शन पर ही आधारित है। तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, दर्शन, दर्शन पर ये आधारित है। और उसके बाद में 21 के बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? यानी किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये चर्चा, मोक्ष की जो चर्चा मिलती है ये दोस्तों उपनिषद में मिलती है। तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 नंबर, कह रहा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है यह हमें प्राप्त होता है जो है कठोपनिषद जो है उपनिषद से। तो राइट ऑप्शन 23 नंबर का सी विकल्प सही है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, कठोपनिषद।
उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नचिकेता व्याख्यान का जो उल्लेख है वो मिलता है। तो नचिकेता व्याख्यान का जो उल्लेख है वो दोस्तों मिलता है कठोपनिषद में। राइट ऑप्शन 24 का सी विकल्प सही है, कठोपनिषद। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो शासक थे, यानी कहाँ के शासक थे ये आपको बताना है। तो ये जो है राजा अश्वपति जो है शासक थे, ये थे केकय के जो है शासक थे। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, केकय के जो है उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो शासक थे वो केकय के शासक थे। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको बताना है और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और वैदिक जो है साहित्य का जो सही क्रम है वो दोस्तों है ए विकल्प, यानी वैदिक संहिताएं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर उसके बाद अरण्यक, फिर लास्ट में उपनिषद। तो राइट ऑप्शन 26 नंबर का ए विकल्प सही है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी थी वह कौन सी नदी थी, ये आपको बताना है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे ज्यादा वर्णित नदी थी वो थी दोस्तों सिंधु नदी सबसे ज्यादा जो है वर्णित थी। तो राइट ऑप्शन 27 का ए विकल्प सही है। वैसे ऑप्शन दिया है सिंधु, शतुद्री और सरस्वती गंगा, लेकिन इन चारों में जो राइट ऑप्शन है वह सिंधु है। 27 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो वैदिक नदी अस्किनी की जो पहचान है वह की जाती है चेनाब के साथ। तो राइट ऑप्शन 28 नंबर का सी विकल्प सही है, चेनाब के साथ जो है इसकी पहचान की जाती है। उसके बाद 28 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों की संबंध का सूचक है। तो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का जो सूचक है ऋग्वेद की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, कुंभा या कुर्मो, अर्थात राइट ऑप्शन 29 का सी विकल्प सही है, कुंभा नदी। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा का जो स्थान है वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो वैदिक नदी कुंभा का जो है स्थान वह निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। तो राइट ऑप्शन 30 नंबर का ए विकल्प सही है, अफगानिस्तान। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वैदिक नदियां दी हुई हैं और सूची सेकंड में आधुनिक नाम उनका दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, परशुणी का आधुनिक नाम क्या है, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है और शतंद्री का जो है आधुनिक नाम क्या है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें इसको मैच कराना है। तो कुंभा का जो आधुनिक नाम है वो है काबुल। तो ए का क्या हो जाएगा, 2, ए का हो जाएगा 2, अर्थात कुंभा का जो आधुनिक नाम है वह काबुल है। तो काबुल की अगर बात करें तो ए का हो गया 2, काबुल। और उसके बाद में जो है परशुणी का जो आधुनिक नाम है वो रावी है और सदानीरा का जो आधुनिक नाम है वो है गंडक और शतुद्री का जो आधुनिक नाम है वो है सतलज। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए शतुद्री का जो है सतलज हो गया और कुंभा का जो है काबुल हो गया, परशुणी का रावी हो गया और सदानीरा का गंडक हो गया। तो इस हिसाब से 2, 3 और 1, 4, 2, 3, 1, 4 अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है, 2, 3, 1, 4। उसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। तो प्रथा है चतुष्टय वेदोत्तर काल में जो प्रचलित हुई थी उसको आपको बताना है। और 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसमें एक विकल्प और भी सही है, ब्राह्मण, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। फिलहाल चूंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन आप
ज़्यादा बेटर ये है कि आप ए विकल्प को चूज करिए। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अर्थात पहला कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और उसके बाद तो ये पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है ऋत मूलभूत जो है नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचारित करता था। तो ये भी सही है। अर्थात 33 नंबर में पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो राइट ऑप्शन 33 का सी विकल्प सही होगा। 1 और 2 दोनों जो है सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत शब्द का जो अर्थ है वह है प्राकृतिक नियम। अर्थात राइट ऑप्शन 34 नंबर का ए विकल्प सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो ये आपको बताना है अग्नि, धौंस, बृहस्पति या इंद्र को। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। तो राइट ऑप्शन 35 का बी विकल्प सही है, बृहस्पति को। और उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मदायिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वो ब्रह्मदायिनी कौन थे जिसने कुछ वेद मंत्रों की जो रचना की थी वो आपको बताना है। और 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह ए विकल्प सही है, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। यानी ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता था और इस परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है। तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, सिक्का। अर्थात निष्क शब्द का अर्थ है सिक्का, जो कि इस समय वर्तमान काल में सिक्के का प्रयोग के रूप में उसे जाना जाता है। 37 नंबर के बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो वैदिक काल में जो निष्क आभूषण था वो दोस्तों गले का आभूषण था। तो राइट ऑप्शन 38 का भी विकल्प सही है, गला। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। यानी निशाका का क्या मतलब है, निशाका किस रूप में जाने जाते थे। तो प्राचीन काल में जो निशाका जाने जाते थे वह जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में। तो राइट ऑप्शन 39 का ए विकल्प सही है, स्वर्ण आभूषण। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोगस कोई महत्वपूर्ण है। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हुए ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नहीं, गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ये राइट आंसर है। यानी बोगस कोई जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का जो है नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 40 नंबर के बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो ईरान से भारत में आ रहा है और ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन दे रहा है। तो ये दे रहा है जो है बोगस कोई। अर्थात राइट ऑप्शन 41 का सी विकल्प सही है, बोगस कोई से ही पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्यों ने प्रवेश किया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है ये प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है बोगस कोई से।
तो राइट ऑप्शन 42 का बी विकल्प सही है, बोगस कोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है और ये प्राप्त हो रहा है बोगस कोई से। तो 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखने वाले कौन थे, शंकराचार्य या एनी बेसेंट या विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक, ये आपको बताना है। तो इसमें जो लिखने वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। राइट ऑप्शन 43 का डी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, वह कौन सा ग्रंथ है। तो पुरुष मेघ का जो उल्लेख मिलता है वो आपको ये चारों ग्रंथों में से बताना है कि किस में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। राइट ऑप्शन 44 का सी विकल्प सही है, शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वह कौन थे। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से जो संबंधित ऋषि थे उन ऋषि का नाम है दोस्तों ऋषि गौतम राहुगण। अर्थात राइट ऑप्शन 45 का डी विकल्प सही है, ऋषि गौतम राहुगण। और 45 नंबर के बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो आर्य संस्कृति का जो धुर समझा जाता था वह अंगमगध को नहीं, कौशल विदेह को, ये भी गलत है, और उसके बाद कुरुपंचाल को, एक कुरुपंचाल को माना जाता था। तो राइट ऑप्शन इसका जो है 46 नंबर का जो है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो धुर समझा जाता था वो समझा जाता था कुरुपंचाल को। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प इसका सही है। उसके बाद हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है दोस्तों ऋग्वेद में। तो राइट ऑप्शन 47 का बी विकल्प सही है, ऋग्वेद। और 47 नंबर के बाद में 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो दोस्तों था प्रकृति, पूजा और यज्ञ, यानी राइट ऑप्शन 48 का सी विकल्प सही है। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका जो धर्म मुख्यतः आधारित था वो प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना, इसी पर आधारित था। तो 48 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 49 नंबर कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में जो जनता विश्वास करती थी वह करती थी दोस्तों बलि एवं कर्म कांड पे। तो 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्म कांड पर विश्वास करती थी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है वो दोस्तों लड़ा गया था परुशणी नदी पर। तो राइट ऑप्शन 50 का डी विकल्प सही है, परुशणी नदी। इसके साथ साथ दोस्तों इसको दो पार्टों में हम सोच रहे हैं, एक पार्ट में 1 से 50 क्वेश्चन तक देखा है गया है, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से और 98 तक सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो जो दोस्तों नए लोग हैं चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जिन भी मित्रों आप लोगों के जो भी मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ये पार्ट 1 है वैदिक काल का और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से जो है 98 तक। और इसी के साथ वैदिक काल जो है जब दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहला चैप्टर था पाषाण काल, वो खत्म हो गया और दूसरा था सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले घटना चक्र की अगर बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई घटना चक्र, और जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग घटना चक्र एंशिएंट और मेडवल ना देखे हों चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है MK साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जो है आप अगर ज्वाइन ना किए हो तो ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहां से मिल सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।